वेलकम फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो क्या होता है ये ईएसआई एक्ट? ईएसआई एक्ट 1948 जो हमारे पास है, ये क्यों एक्ट बनाया गया, इस एक्ट को बनाने के पीछे कारण क्या था और आज इस एक्ट से क्या बेनिफिट मिलता है, किसको मिलता है, किस पर यह एक्ट अप्लाई होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज हम इस ट्यूटोरियल में। और मैं विशाल सर आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज press the bell icon also so that you can get the notifications about the new related videos. So now we will start our video. Thank you. तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ईएसआई एक्ट के बारे में। और अगर आप ये नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से स्टडी मटेरियल आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आपको मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर के इजीली वो इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बेसिकली ये जो एक्ट बनाया गया, जैसा कि इसमें आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ये इसका नाम है। तो बेसिकली ये किसके बेनिफिट के लिए है? ये है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ये स्कीम बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उसका सोशल वेलफेयर हो सके। किसका? एम्प्लॉयज का। अब ये सोशल वेलफेयर क्या है? ताकि उसको भलाई दी जा सके। अब भलाई क्यों कर रही है गवर्नमेंट? देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो काम कर रहा है और आज वो इस पोजीशन में है कि वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, लेकिन फ्यूचर इज अनसर्टेन। वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो फ्यूचर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कब मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कब मुझे कोई चोट लग जाए, कब मैं बीमार पड़ जाऊं, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस स्टेज में आकर के मेरे पास पैसा है या नहीं है ट्रीटमेंट लेने के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए मेरे पास पैसा है या नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है क्या कि भाई आप एक काम कीजिए, आप कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप कमाएंगे आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन हम डिडक्ट कर लेंगे और उसको सेविंग के तौर पर हम जमा करते चले जाएंगे ईएसआई स्कीम में। और आपकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, जिसके यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जिसके यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो भी कंट्रीब्यूट करेगा आपकी इलनेस, आपकी सिकनेस के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट इंजरी के लिए या किसी भी तरीके की बीमारी के लिए, जिससे कि आपका इलाज हो सके। तो ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? ताकि एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट्स मिल सके। क्या मिल सके? मेडिकल बेनिफिट्स मिल सके वर्कर को। ठीक है जी? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा सर, क्या ये सिर्फ उस एम्प्लॉय को ही बेनिफिट मिलेगा? देखिए एम्प्लॉय को तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको भी मिलेगा। एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स कहने का मतलब एम्प्लॉय की जो फैमिली मेंबर्स होंगे, डिपेंडेंट्स, फैमिली मेंबर्स जो होंगे डिपेंडेंट, उनको भी मिलेगा। अब ये फैमिली में कौन कौन इंक्लूड करा जाएगा, ये मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी ग्रेच्युटी एक्ट की, तो ग्रेच्युटी एक्ट में मैंने फैमिली डिफाइन की थी। आप वहां पर जाकर के ग्रेच्युटी एक्ट में समझ सकते हैं कि फैमिली में कौन कौन इंक्लूड करा जाएगा और कौन कौन नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया जी सर? तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ये कि सर हमें ये समझ में आ गया कि ये ईएसआई होता क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता क्या है। सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका ये जो मेन पॉइंट है वो क्या है, क्यों बनाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा समझ ही लिया है कि क्यों बनाया गया है, कि एम्प्लॉय को मेडिकल बेनिफिट दे सके इसलिए बनाया गया है, ताकि कभी कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है या कोई वो बीमार पड़ता है या कोई अगर फीमेल वर्कर है तो मैटरनिटी के केस में, जब गर्भावस्था जो होती है उस केस में उसको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर?
पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस ला सके, सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस ला सके। अब ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कहने का मतलब क्या है? देखिए, पैसे की कमी की वजह से बहुत लोग हमारे इंडिया में इलाज नहीं करा पाते, अच्छा इलाज नहीं ले पाते, ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, प्रॉपर वो मेडिसिन नहीं ले पाते, क्योर नहीं कर पाते अपने आप को। सिर्फ किस वजह से? पैसे की कमी की वजह से। और उसकी वजह से वो और ज़्यादा उनकी स्थिति जो है ख़राब हो जाती है, या कई बार इन सम केसेस वो डेथ का भी सामना करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि किसी को पैसे की वजह से ट्रीटमेंट ना छोड़ना पड़े, इसके लिए हम ये एक्ट बना रहे हैं जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो पैसा इकट्ठा होगा आप उससे अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पहला। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर मैक्सिमम लेबर वेलफेयर। लेबर जो है, वर्कर्स जो है, मजदूर जो है, उनका मैक्सिमम वेलफेयर किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। इसके लिए क्या करते हैं? वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं तरह तरह की एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उनमें वो बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बनाया क्यों गया है? ताकि मेडिकल बेनिफिट दिए जा सके। क्यों बनाया गया है? ताकि मेडिकल बेनिफिट्स दिए जा सके। किसको दिए जा सके? एम्प्लॉयज़ को। अब ये मेडिकल बेनिफिट देने किस तरह से हैं, इसका प्रोसेस क्या होगा? क्या प्रॉपरली वो मेडिकल बेनिफिट उस तक जा रहा है या नहीं जा रहा? मेडिकल बेनिफिट उस एम्प्लॉय तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? ये जो सर्टेन करेगा या ये जो श्योर करेगा वो ये एक्ट ही करेगा। तो इन प्रोविजंस को, इन मैटर्स को वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे? ठीक है जी, हाँ जी सर। तो ये एक्ट इसलिए भी बनाया गया। लास्ट पॉइंट ये है कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ये एक्ट, ताकि इस एक्ट को एनफोर्स किया जा सके प्रॉपरली, करेक्टली। देखिए, जहां पर एक्ट की बात आती है, जहां कानून की बात आती है, तो वहां पर हर पर्सन ये चाहता है कि भाई मेरे से गलती ना हो, मेरे से मिस्टेक ना हो। तो ये एक्ट जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, ताकि जिस पर्सन पे ये एक्ट अप्लाई हो रहा है या जिस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, वहां पर वो लोग पूरी तरह से इसको फॉलो कर सके। क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ताकि एम्प्लॉय को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके, उनका वेलफेयर हो सके, मैक्सिमम लेबर वेलफेयर हो सके। जो इसमें प्रोविजंस हैं, बेनिफिट जो दिए जाते हैं, मेडिकल बेनिफिट, वो क्या प्रॉपरली उस एम्प्लॉय तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। और लास्ट क्या है? ये एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि ये एक्ट पूरी तरह से सही सही लागू हो सके। सर, अभी एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, अभी आपने बोला कि ये जहां पर लगता है, जिस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट अप्लाई होता है, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो सर ये एप्लीकेबल कहां कहां होगा, ये और समझा दीजिए। ठीक है जी, तो अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी एक्ट में, वो है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेबल है, ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, जम्मू एंड कश्मीर को भी इसमें शामिल किया गया। पूरे इंडिया में ये ESI एक्ट लागू है, एनफोर्स है। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो इंडिया में लागू है, हाँ जी सर। दूसरी चीज, इंडिया में कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री पे ये एक्ट लगेगा। अब फैक्ट्री किसको मानना है उसमें, अच्छा, ये जो वीडियो है या ये जो लेक्चर है, ये हम कवर कर रहे हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एग्जाम कौन सा? 2021 में जो एग्जाम होने हैं। तो इसमें हम जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अभी फैक्ट्री के लिए एक अमेंडमेंट्स है, वो क्या है कि फैक्ट्री आप किसको मानेंगे। तो 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए फैक्ट्री के केस में। पहला पॉइंट, 10 और मोर पर्सन, 10 और मोर पर्सन। और दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है जी। अगर ये 2 चीजें हो रही हैं, यानी इसका मतलब क्या है? किसी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, या तो उस पूरे एरिया में, उस जगह पे पूरे में, या फिर उसके किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से में, किसी भी पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, और वहां पर 12 महीने के दौरान किसी भी एक दिन में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं,
प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन एनी डे 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं तो हम उसको ट्रीट कर लेंगे कि वो क्या है, हमारी वो हमारी फैक्ट्री है। और जैसे ही वो फैक्ट्री ट्रीट हुई तो वहां पर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो फैक्ट्री के अलावा ये सिनेमाज पे भी एक्ट एप्लीकेबल है, शॉप्स पे भी एप्लीकेबल है, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स पे भी एप्लीकेबल है और न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट पे भी एप्लीकेबल है। फैक्ट्री के केस में याद रखना है आपको 10 और मोर पर्संस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम फैक्ट्री मानेंगे उसको ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग और तभी उस पर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होगा। बाकी जो बच गए शॉप्स, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, सिनेमाज, इनमें आपको याद रखना है कि इनमें एक्ट तभी अप्लाई होगा जब प्रीवियस ईयर में 20 और मोर पर्संस वर्किंग है किसी भी एक डे में, सिंगल डे में 20 और मोर पर्संस आर वर्किंग इन अ सिंगल डे, किसी भी एक दिन में 12 महीने में पूरे 12 महीने में किसी भी एक दिन में 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उस पर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और फैक्ट्री के केस में 10 और उससे ज्यादा। क्लियर हो गया जी सर? क्लियर हो गया सर। ऐसी भी कुछ जगह हैं क्या कि जहां पर ये एक्ट लगता ही नहीं है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर अलग कलर में और बिल्कुल सेपरेट एक नोट डाल रखा है, तो इसको आप बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईएसआई एक्ट कहां नहीं लगता है। तो दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू अ माइंस पे नहीं लगेगा, रेलवे कंपनीज पर नहीं लगेगा और सीजनल फैक्ट्रीज पर नहीं लगेगा। समझ में आई? कहां कहीं नहीं लगेगा? माइंस पे नहीं लगेगा, रेलवेज पे नहीं लगेगा और सीजनल फैक्ट्रीज पर नहीं लगेगा ये ईएसआई एक्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस एक्ट से। वो क्यों कर सकती है? मान लीजिए किसी एक कंपनी या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इफ एस्टेब्लिशमेंट is providing better facilities to his employees, to his workers, then government can exempt that company or that establishment। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक कंपनी है टिस्को जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बेटर मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, तो उसको ईएसआई एक्ट से एग्जेम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। उस पर ईएसआई एक्ट जो है वो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? ऑल्दो इट इज ट्रीटेड एज अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री है, उसको फैक्ट्री माना गया है, लेकिन टिस्को जो कंपनी है उस पर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। क्यों कर रखा है? बिकॉज यहां पर ईएसआई एक्ट लगता ही नहीं है, और ईएसआई एक्ट अगर नहीं लगता तो वहां पर क्या होता है कि टिस्को कंपनी जो है बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, किसको? इन अपने वर्कर्स को। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब यहां पर ईएसआई एक्ट में इसको छूट दे दी गई। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है सर, अभी आपने कहा अपने एम्प्लॉयज को बेटर फैसिलिटी देती है, तो अब ये सर एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय किसको माना जाएगा? तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 हमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन बताता है। तो याद रखिएगा, सिंपल सी चीज ये है कि अगर एम्प्लॉय होगा तो इस पे एक्ट लगेगा, क्योंकि ईएसआई एक्ट में अगर एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आया कोई पर्सन तो उस पर एक्ट अप्लाई नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो फैक्ट्री है, जो अभी हमने पढ़ा कि एप्लीकेबल कहां पर है, वो सारी कवर होनी चाहिए। और एक और चीज है इसमें, इसका रेम्युनरेशन या वेजेस जो है वो। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या? पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई पर्सन वेजिस पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है? वेजिस पे। अब वेजिस कहने का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ अमाउंट ले रहा है, तो ही आप उसको एम्प्लॉय मानेंगे। दूसरी चीज, ये वहां काम कर रहा है ये पर्सन जहां पर ये एक्ट अप्लाई होता है, वो उस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहा है जहां पर ये एक्ट अप्लाई होता है। अब ये एक्ट कहां अप्लाई होता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा था पीछे कि एक्ट कहां अप्लाई होता है। फैक्ट्रीज पर, शॉप्स पर, होटल एंड रेस्टोरेंट्स पर, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट पर और सिनेमाज में। ठीक है जी। कहां कहां नहीं होता? माइंस पर, रेलवेज पर, सीजनल फैक्ट्रीज पर, या फिर गवर्नमेंट किसी को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा टिस्को कंपनी का।
ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो पहला पॉइंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या बताती है कि कोई भी पर्सन अगर उस जगह पे काम कर रहा है जहां पर ये एक्ट अप्लाई है, फैक्ट्री हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, शॉप हो, कुछ भी हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा और वो कुछ अमाउंट लेता है, वेजिस लेता है, रेम्यूनरेशन लेता है, तो उसको हम एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे ईएसआई एक्ट के अनुसार। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि जो पर्सन यहाँ वर्किंग है उसका जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए या वेजिस जो होनी चाहिए वो 21,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 21,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हम अमेंडेड पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, अमेंडेड पढ़ रहे हैं। लेकिन इस रेम्यूनरेशन में आपको ध्यान रखना है कि हमें ओवर टाइम इंक्लूड नहीं करना, ओवर टाइम इंक्लूड नहीं करना। तो उसकी जो बेसिक वेजेस है या जो उसका रेम्यूनरेशन है वो 21,000 रुपए पर मंथ से अगर ज्यादा है तो वो भी इस एक्ट में कवर नहीं होगा, और रेम्यूनरेशन में हम ओवर टाइम शामिल नहीं करेंगे। तो अगर 21,000 रुपए या उससे कम है तो पर्सन जो है, जो एम्प्लॉय है, वो कवर होगा ईएसआई एक्ट में। क्लियर जी सर, क्लियर। एक और पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर, कई लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है, क्या सर कैजुअल वर्कर होंगे या टेम्पररी वर्कर होंगे, परमानेंट वर्कर होंगे या टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो काम कर रहे हैं वो होंगे। तो याद रखिएगा यहां पर सारे ही इंप्लॉय कवर हैं, सारे ही इंप्लॉय कवर हैं। कौन कौन से, चाहे वो कैजुअल वर्कर हो, टेम्पररी वर्कर हो, टेक्निकल वर्क कर रहे हो या नॉन टेक्निकल वर्क कर रहे हो, चाहे वो टाइम रेट या पीस रेट पे वर्क कर रहे हैं, टाइम रेट या पीस रेट पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो जो वर्कर हैं वो डायरेक्टली ऑनर ने एम्प्लॉय किए हैं या फिर थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर वो एम्प्लॉयड हुए हैं, कोई भी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं या फिर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट जो करिए ऑनर ने ही करी है, कोई भी हो उसे भी एम्प्लॉय माना जाएगा। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री से बाहर ही काम करते हैं, तो उनको क्या एम्प्लॉय नहीं मानेंगे? कर तो वो उस फैक्ट्री या उस कंपनी के लिए ही काम रहे हैं ना, तो चाहे वो वर्किंग इनसाइड हो फैक्ट्री के या फिर आउटसाइड हो, उनको भी हमें इंक्लूड करना है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, और इसको मैंने बिल्कुल अलग कलर में मेंशन किया है कि इसमें इंडियन नेवल और मिलिट्री और एयरफोर्स के मेंबर्स जो हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। यानी कि तीन चीजें याद रखनी है आपको कि अगर कोई पर्सन ऑन वेजेस वर्किंग है किसी ऐसी जगह पर जहां पर ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो ईएसआई एक्ट कहां एप्लीकेबल होता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी पर मंथ जो रेम्यूनरेशन है या वेजेस है वो 21,000 रुपीज से ज्यादा नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। और तीसरी चीज ये कि चाहे वो किसी भी तरीके से एम्प्लॉयड हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया हो या डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हुई हो उसकी, वो चाहे बाहर जॉब कर रहा हो या अंदर फैक्ट्री के काम कर रहा हो, टेक्निकल वर्क कर रहा हो, नॉन टेक्निकल वर्क कर रहा हो, टाइम रेट पर हो, पीस रेट पर हो, टेम्पररी हो, कैजुअल हो, परमानेंट हो, कोई भी इंप्लॉय हो, बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आर्म्ड फोर्सेस कहने का मतलब क्या है? जो हमारी इंडियन नेवी हो गई या फिर मिलिट्री हो गई या एयरफोर्स हो गई, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो याद रखिएगा मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इस ईएसआई एक्ट की डेफिनेशन जो एम्प्लॉय की है उसमें कवर नहीं होते। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, कवर क्लियर है। अब वेजिस क्या होती है? वेजिस, मीनिंग ऑफ वेजिस। अब ये वेजिस क्या होती है, वेजिस के बारे में समझना। वेजिस क्या होती है? वेजिस देखिए, वेजिस पहला पॉइंट ये है वेजिस का कि कुछ भी रेम्यूनरेशन जो पे किया गया है कैश में या इन काइंड में भी हो सकता है, लेकिन कब होना चाहिए? जब वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्ड हो जाएं एम्प्लॉय के द्वारा, तभी पेमेंट करेगा कोई भी। अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रही हैं तो क्या कोई पेमेंट करेगा? नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? हाँ जी, तो मतलब कुछ पेमेंट होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क ना करे। दूसरी चीज, इस पेमेंट में हम शामिल करेंगे क्या क्या? ऑथराइज्ड लीव, लॉकआउट और स्ट्राइक की जो पेमेंट होती है वो, लेकिन वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, नॉट इलीगल। अगर स्ट्राइक इलीगल है तो उसकी जो पैसे हैं वो इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। हाँ जी, और क्या इंक्लूड नहीं होगा? देखिए मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूं यहां पर। पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ये जो जमा होगा एक हमारे पीएफ अकाउंट में जमा होगा, एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में। और जब एम्प्लॉय
उस जॉब को छोड़ेगा या फिर रिटायर होगा तो उसको ये पैसा मिल जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो जो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, ये भी एम्प्लॉय के लिए कोई सैलरी या रेमुनरेशन नहीं माना जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पेड टू प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन फंड, अगर एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस को भी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। और ग्रेच्युटी पेबल, अब ये ग्रेच्युटी क्या होती है, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है जी? जी सर, समझ में आ गया। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं करना आपको, कंट्रीब्यूशन पेड टू प्रोविडेंट फंड, यानी अगर एम्प्लॉयर पीएफ में कुछ पैसा दे रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होगा, ग्रेच्युटी नहीं होगी इंक्लूड। क्लियर? जी सर, क्लियर। अब हम आते हैं यहां पर, मैं आपको पहले कुछ चीज बताता हूं। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ईएसआई के अकॉर्डिंग, ईएसआई एक्ट के अनुसार लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है ईएसआई का, ईएसआई कितनी डिडक्ट होगी, लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो लेटेस्ट रेट है, अमेंडेड जो रेट है वो है 4%। कितना है वो? 4%। अच्छा, इस 4% में क्या क्या होगा, देखिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होगा। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना, टोटल होगा 4%। टोटल कितना होगा? 4%। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा 0.75%। क्या होगा? 0.75%। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 3.25%। ठीक है जी? और ये दोनों ही जो होंगे ये किसके होंगे? उस एम्प्लॉय की वेजिस के। किसके होंगे? उस एम्प्लॉय की वेजिस के। ठीक है? तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी या अपनी वेजिस का 0.75% ईएसआई में सबमिट करेगा, डिपॉजिट करेगा, और एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय की वेजिस का 3.25% कंट्रीब्यूट करेगा। जी समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। सर क्या ऐसा होता है क्या कभी कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कभी कोई ऐसा भी स्कीम बनाई हो कि एम्प्लॉय को कुछ पे ही नहीं करना, सिर्फ एम्प्लॉयर ही पे करेगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी सर, है, बिल्कुल है। क्या है सर, वो बता दीजिए। देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय की या किसी वर्कर की डेली वेजेस 137 रुपीज तक ही है, 137 रुपीज तक ही है, तो उसको कोई कंट्रीब्यूशन पे नहीं करना ईएसआई में। दोबारा से बता रहा हूं, अगर कोई एम्प्लॉय है और उसकी जो डेली वेजेस है, डेली वेजेस क्या है उसकी? डेली वेजेस कितनी है? 137 रुपीज या उससे कम, तो उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना। हाँ, उसका जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता ही रहेगा। समझ में आ गया? यानी एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना, यानी वो जो 0.75% कर रहा था ना, उसको ये कंट्रीब्यूशन नहीं पे करना। सिर्फ कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर, 3.25%। क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। दोबारा से बताया जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, विशाल कॉमर्स एकेडमी आप सर्च कर सकते हैं गूगल में और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब तक अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो आई होप आगे भी आपको समझ में आ ही जाएगा बहुत सिंपल वे में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनकी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है सर एक चीज होती है इसमें, कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड। अब ये कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन पीरियड जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। जो कंट्रीब्यूशन पीरियड चलेगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? फाइनेंशियल ईयर। मैं बता देता हूं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? हमारा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। और जो हमारा बेनिफिट पीरियड होगा, बेनिफिट पीरियड जो होगा हमारा, वो हमारा चलेगा कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है जी? तो कंट्रीब्यूशन पीरियड चलेगा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, बेनिफिट पीरियड चलेगा कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग।
तो पहला, अच्छा, कंट्रीब्यूशन पीरियड को और बेनिफिट पीरियड को दोनों को 6 मंथ में डिवाइड किया गया है, 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है। पहला पीरियड 6 मंथ का और दूसरा पीरियड 6 मंथ का। तो पहले 6 मंथ क्या होंगे कंट्रीब्यूशन पीरियड के? 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक। कंट्रीब्यूशन पहला पीरियड कौन सा होगा आपका? 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक। उसके बाद इसका जो बेनिफिट पीरियड होगा वो होगा 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक। क्लियर हो गया? तो पहला जो आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा वो होगा 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, और इसका बेनिफिट पीरियड आपको होगा 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक। दूसरा आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट होगा वो होगा जस्ट आफ्टर द 30 सितंबर, तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक ये कंट्रीब्यूशन पीरियड जाएगा। ठीक है जी, पूरा ईयर हो गया कंप्लीट। हाँ जी, और इस जो सेकंड हाफ का जो हमारा कंट्रीब्यूशन पीरियड है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, उसका बेनिफिट पीरियड होगा 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक। तो यहां भी आपका कैलेंडर ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड चलता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, और बेनिफिट पीरियड चलता है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। क्लियर जी सर। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 2A, देखिए क्या होता है, अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट पे या किसी फैक्ट्री पे या किसी भी शॉप पे ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, एक्ट कब अप्लाई होगा? तो आपने अभी जस्ट पीछे हमने समझा था। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से एक बार देखिए कि एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा। तो अगर एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो उस एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? एम्प्लॉयर की, कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और विद इन सच टाइम और सच ए मैनर लेना पड़ेगा जैसा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं लिया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। समझ में आ गई? तो एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ईएसआई एक्ट में। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय की ईएसआई डिडक्ट करेगा और उसको डिपॉजिट करेगा ईएसआईसी कॉर्पोरेशन में। अब ये ईएसआईसी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। क्लियर जी सर। तो यहां पर आपके लिए बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? कि अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट पे या फैक्ट्री पे एक्ट अप्लाई होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं लिया तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर उस एक्ट की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर, समझ में आ गया। और अगर आपके ऊपर एक्ट लग रहा है, रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, तो भैया जो आपके यहां पर जितने भी एम्प्लॉयज वर्किंग है, ऑल एम्प्लॉयज जो आपके यहां वर्किंग है, उनको आप प्रॉपरली इंश्योर्ड कीजिए। कैसे कीजिए इंश्योर्ड? जैसे आपको एक्ट प्रोवाइड करता है, जैसे आपको एक्ट प्रोवाइड करता है, जो एक्ट में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको उस एम्प्लॉय यानी जितने भी आपके यहां पर एम्प्लॉय वर्किंग हैं उनको इंश्योर्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे ईएसआई एक्ट में, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। पहला आपको मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज। आपके यहाँ कितने कितने एम्प्लॉयज हैं जो ईएसआई में कवर हो रहे हैं। ठीक है जी, तो कौन कौन एम्प्लॉय ईएसआई में कवर होगा ये भी हम अभी जस्ट पीछे पढ़ करके आए थे सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अनुसार। ठीक है जी, तो आप दोबारा से वो चीज देख सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो ईएसआई में कवर होंगे। तो उनका सबका रजिस्टर में नाम और एड्रेस और उनका एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब कुछ लिखनी होगी। सेकंड, आपको एक बुक मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें आप एक्सीडेंट्स और कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी के बारे में लिखेंगे। किस डेट पर किस एम्प्लॉय को क्या इंजरी हुई थी, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, ये सारी चीजें आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और एक बुक और आपको बनानी होगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक क्या होगी? वो होगी इंस्पेक्शन बुक। क्या होगी? इंस्पेक्शन बुक। और ये आपको बनानी पड़ेगी इंस्पेक्टर के आने से पहले या फिर किसी भी ऑथराइज अथॉरिटी के आने से पहले, ऑथराइज ऑफिसर के आने से पहले पहले आपको इंस्पेक्शन बुक रेडी रखनी पड़ेगी। अदरवाइज वो आपकी ऑडिट भी करा सकता है और वो ऑथराइज ऑफिसर आप पे पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है। ठीक है जी, जी सर। अब आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन पर। ईएसआई को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसको हम बोलते हैं क्या? ईएसआईसी। क्या बोलते हैं? ईएसआईसी।
ईएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछेगा जरूर। ईएसआईसी की फुल फॉर्म तो क्या होती है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ईएसआई स्कीम को एडमिनिस्टर करती है। ईएसआई में क्या होता है, ईएसआई मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिसी प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और एक स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए। स्टैंडिंग कमिटी बनाएगी, उस कमिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि भाई आपको यहां पर इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट में आपको ईएसआई से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को फुलफिल कराना है। ठीक है जी, हाँ जी सर, क्लियर हो गया। इस कॉरपोरेशन का, किस कॉरपोरेशन का, ईएसआईसी कॉरपोरेशन का जो हेड होगा वो कौन होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर। कौन होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, जो इसका चेयरमैन भी कहलाएगा। क्लियर, तो इसका हेड कौन होगा, ईएसआईसी का यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर। सीईओ कौन होगा, कॉरपोरेशन का सीईओ कौन होगा, देखिए जो सीईओ होता है ना वही इसका डायरेक्टर जनरल होता है, और ये कोई एक्स ऑफिशियल मेंबर भी हो सकता है कॉरपोरेशन का या फिर इसकी स्टैंडिंग कमेटी का। क्लियर हो गया, हाँ जी सर, क्लियर हो गया। सेक्शन 8 to 18 ये सारी चीजें मेंशन है। अब आते हैं हम बेनिफिट्स पर। बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ईएसआई स्कीम में, वो मेंशन है सेक्शन 46 में। सेक्शन 46 में मेंशन है हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सारे बेनिफिट आपको कैश में मिल सकते हैं एक्सेप्ट मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट जो है, ये जो मेडिकल बेनिफिट है, ये कभी भी आपको कैश में रिसीव नहीं होगा, ये आपको कैश में नहीं रिसीव होगा। याद रखिएगा, मेडिकल बेनिफिट कभी भी कैश में रिसीव्ड नहीं होगा। क्लियर, और बाकी सारे बेनिफिट आपको कैश में रिसीव मिल सकते हैं, क्योंकि मेडिकल बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट आप कराइए, आपका रेम्बर्स कर दिया जाएगा। ठीक है जी, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जहां चल रहा है वहां पर ईएसआई डिपार्टमेंट आप खुद पे कर देगा, आपको इन हैंड कैश नहीं दिया जाएगा। क्लियर जी सर, क्लियर हो गया। तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहला आता है हमारा मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट क्या है, कोई आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है या आप बीमार हो जाते हैं, सिकनेस की हो गया या फिर इलनेस हो गई, तो आपको मेडिकल बेनिफिट मिलता है ईएसआई कॉर्पोरेशन से। ठीक है जी, और उसके रूल्स में जितना भी एक्सपेंसेस अलाउ है वो एक्सपेंसेस उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, मेडिकल बेनिफिट जो मिल जाएगा। ठीक है, सिकनेस बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है जी, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ये किसको मिलेगा, फीमेल वर्कर को। ऑलवेज समझिए इस चीज को, देखिए अगर कोई फीमेल वर्कर है तो अगर वो गर्भवती होती है तो उस प्रेगनेंसी के केस में उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है। कितना मिलेगा सर, ये मिलेगा 3 महीने की लीव। कितनी मिलेगी, 3 महीने का बेनिफिट मिलेगा उसको, और इसको 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ हर डॉक्टर। जो उसका डॉक्टर होगा वो मेडिकल एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इसको 1 महीने की और रेस्ट की जरूरत है इस फीमेल वर्कर को, तो वहां पर उसको 1 महीने की और मोहलत मिल सकती है, मेडिकल जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो मिल सकता है। क्लियर जी सर। फिर आता है हमारा डिसेबलमेंट बेनिफिट। 2 तरीके के डिसेबलमेंट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टेम्पररी डिसेबलमेंट और एक होता है परमानेंट डिसेबलमेंट। एक होता है टेम्पररी डिसेबलमेंट और एक होता है परमानेंट डिसेबलमेंट। तो दोनों में आपको पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेंगे जो एक्ट में प्रोवाइडेड है। ठीक है जी, जी सर। परमानेंट डिसेबलमेंट का मतलब है वो 100% पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है, विकलांग हो चुका है, अब वो अर्निंग नहीं कर पाएगा। तो जो भी उसका लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और ये सर्टिफाई की जाएगी मेडिकल बोर्ड द्वारा। ठीक है, ये आप खुद डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये सर्टिफाई होना चाहिए किससे, मेडिकल बोर्ड से। क्लियर, कि परमानेंट डिसेबल है। फिर डिपेंडेंट्स बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है, डिपेंडेंट्स बेनिफिट। अब ये डिपेंडेंट्स बेनिफिट क्या होता है, देखिए ये ऑलवेज मिलेगा कब, जब जो एम्प्लॉय है अगर उस एम्प्लॉय की हो जाती है डेथ, तो उसके बाद जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, जी सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखिए जब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो उस एम्प्लॉय की जो लास्ट राइट्स होगी, लास्ट राइट्स कहने का मतलब अंतिम संस्कार जो होंगे, उसके लिए ईएसआई डिपार्टमेंट 15,000 रुपये पे करता है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, अमेंडेड जो रेट बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं मैं, ये अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया
पहले ये 10,000 रुपये था, अब ये बढ़ा दिया गया है, 15,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग 15,000 रुपये लेटेस्ट जो अभी अमेंडमेंट है 15,000 रुपये पे किए जाएंगे। किसको पे किए जाएंगे? उस एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट होगा उसको, या फिर अगर डिपेंडेंट नहीं है तो जो पर्सन उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को परफॉर्म कर रहा है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को जो निभा रहा है, उस पर्सन को ये 15,000 रुपये दे दिए जाएंगे ईएसआई डिपार्टमेंट के थ्रू। क्लियर? जी सर। तो ये था हमारा एक क्विक रिवीजन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता देता हूं। क्या क्या सर? देखिए, अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट पे ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है, अब कहां एप्लीकेबल होगा ये हम पढ़ चुके हैं। ईएसआई एक्ट अगर अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल है किसी पर भी, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर, तो उस एस्टेब्लिशमेंट पर कुछ ऐसे एक्ट हैं जो अप्लाई नहीं होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? कुछ ऐसे एक्ट हैं जो अप्लाई नहीं होंगे। तो कौन कौन से एक्ट हैं? पहला एक्ट होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पहला एक्ट ये है। दूसरा एक्ट जो है वो है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। ये दो एक्ट हैं जो अप्लाई नहीं होंगे। अगर मान लीजिए किसी एस्टेब्लिशमेंट पे कोई एक्ट, ये ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल हो गया, तो उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होंगे, डज नॉट अप्लाई। समझ में आ गया? क्लियर? जी सर। ईएसआई एक्ट जो अभी हमने पढ़ा है, पूरा ईएसआई एक्ट, इसमें टोटल 100 सेक्शंस हैं, 100 सेक्शंस हैं जो कि डिवाइडेड हैं टोटल 8 चैप्टर्स में। क्लियर? टोटल 8 चैप्टर्स में ये पूरा ईएसआई एक्ट डिवाइडेड है, जिसमें टोटल सेक्शन है 100। क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। अब ये एक्ट जो अप्लाई हुआ था उसकी डेट क्या है? डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। कब ये एप्लीकेबल हुआ था? तो ये एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल 1948 को। क्लियर? तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि ये एक्ट कब अप्लाई हुआ था। तो 19 अप्रैल 1948 को ये एक्ट लागू हुआ था। उसके बाद कई अमेंडमेंट्स आई हैं, 2006 में भी आई थी, 1988 में भी आई थी, 1988 में, और अभी लेटेस्ट 2019 में भी अमेंडमेंट्स आई हैं। तो मैं लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के हिसाब से मैंने आपको ये चैप्टर जो है क्विक रिवीजन दिया था। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।